पाकिस्तान की गलियों में अननोन गनमैन वापस आ गए हैं। अननोन गनमैन ने हाल ही में लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज़ सईद, उसी के ब्रदर इन लॉ जिसका नाम है मौलाना काशिफ अली, उसको मार गिराया। ये अननोन मैन बहुत प्यारे लोग हैं, क्योंकि ये एक एक कर जो पूरी की पूरी टेररिस्ट इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर है उसको धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं। आईएसआई बावला हो रखा है, उसको समझ नहीं आ रही कि किस प्रकार से इन अननोन गनमैन्स को कंट्रोल किया जाए, और वो कर भी नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ समझने की आवश्यकता है। मौलाना काशिफ अली, जिसको लोकप्रिय अननोन गनमैन ने अभी हाल ही में मारा, ये व्यक्ति बेसिकली एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था से जुड़ा हुआ था और उसका कार्य कर रहा था। उस संस्था का नाम है मरकाज़ी मुस्लिम लीग। मरकाज़ी मुस्लिम लीग लश्कर तैयबा से जुड़ी हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना काशिफ अली जो है वो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल आर्म का लीडर है। अब आपको यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि लश्कर तैयबा जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टियों को और पॉलिटिकल आउटफिट्स को कैसे रन कर रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए दो तीन चीज़ों पर गौर कीजिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि लश्कर तैयबा जो मॉडर्न डे में देखी गई, उसका जन्म हुआ था 1985 में। 1985 में जब सोवियत के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में एक जिहाद चल रहा था, उस समय पाकिस्तान की आईएसआई ने एक संगठन बनाया था हाफिज़ सईद को लेकर, और उस संगठन का नाम था मरकाज़ उद दावा वल इरशाद। ये जो मरकाज़ उद दावा वल इरशाद नाम की संगठन थी, ये 1985 से लेकर 1989 तक अफ़गानिस्तान में काम करी, और 1989 में जब अफ़गानिस्तान के ऑपरेशन बंद हुए तो मरकाज़ उद दावा वल इरशाद ने 1989 में एक आर्म्ड विंग लश्कर तैयबा के नाम पर बनाया और हाफिज़ सईद की लीडरशिप में उसको लाके रखा। सबसे बड़ी बात को गौर करने वाली ये है कि लश्कर तैयबा 1989 से लेकर लगभग 2001 तक कश्मीर घाटी में बहुत अग्रेसिव तरीके से लड़ाई करती रही। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुए, उसके बाद अमेरिका ने दबाव डालकर लश्कर तैयबा को बंद करवाने की कोशिश करी, और उस समय पाकिस्तान ने छल कपट के तहत हाफिज़ सईद को बोला कि आप लश्कर तैयबा को बंद करके जमात उद दावा खोल लो। तो लश्कर तैयबा बंद हो गई और जमात उद दावा खुल गया। 2002 से जमात उद दावा जो है उसमें सारे के सारे एक्स लश्कर जितने भी थे वो सारे आके बैठ गए। अब दिक्कत ये थी कि जमात उद दावा एक नया संगठन था, नया नाम था, लोगों तक मैसेज पहुंचाना था, लोगों तक जाके उनको बताना था कि हम एक्स लश्कर ही हैं, हमें आप सपोर्ट समर्थन कीजिए। वो चीज़ करने के लिए मौका बेसिकली ढूंढा जा रहा था। 2004 में सुनामी आई जो कि इंडियन ओशन में आई थी। उस सुनामी के दौरान पाकिस्तान की आईएसआई ने जमात उद दावा को बोला कि ये एक मौका है लोगों तक पहुंचने का, लोगों तक रीच आउट करने का। उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2004 में लश्कर तैयबा का जो नया रूप था जमात उद दावा, उसने सबसे पहले बनाया एक महत्वपूर्ण गुट जिसको हम कहते हैं फाला इंसानियत फाउंडेशन। फाला इंसानियत फाउंडेशन 2004 में बनी, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत बनी। इस ट्रस्ट के तहत ये इंश्योर किया गया कि जितने भी मुसलमान देशों में सुनामी के कारण बर्बादी जो हुई है, उनको चैरिटेबल रिलीफ जो है फाला इंसानियत फाउंडेशन के तहत पहुँचाया जाए। गेम को धीरे धीरे अनफोल्ड होते हुए आप समझिए, एक लश्कर तैयबा जैसा टेररिस्ट ग्रुप एक फाला इंसानियत फाउंडेशन जैसी चीज़ को बनाता है, चैरिटी के नाम पर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोलता है, फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ये जो चैरिटी चल रही होती है, इस चैरिटी के तहत सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये चैरिटी इस प्रकार से की जाती है कि इसको दुनिया के बड़े बड़े दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जोड़ा जाता है। 2004 में अनफॉर्चुनेटली जो सुनामी आई उसका फ़ायदा उठाया गया, और सबसे बड़ी बात कि 2005 में कश्मीर घाटी में एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसमें कश्मीर घाटी के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए, और इस भूकंप के कारण फिर से रिलीफ ऑपरेशंस को रन करने के लिए फाला इंसानियत फाउंडेशन आगे आई। फाला इंसानियत फाउंडेशन लश्कर तैयबा कंट्रोल्ड एक ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट बन गया कि जिसने एक नया रूप धारण कर लिया कि अब हम टेररिज्म कम और अब हम चैरिटी ज़्यादा करते हैं। 2005 में कश्मीर घाटी के भूकंप वाले विक्टिम्स को मदद देने के बाद 2006 से सबसे बड़ी ब्यूटी है, और आपको सुन के शायद सरप्राइजिंग भी लगेगा कि ये वही संगठन है फाला इंसानियत फाउंडेशन जिसको अमेरिका के यूएस एड की तरफ से फिर समर्थन मिलना चालू हुआ। जी हाँ,
फाला इंसानियत फाउंडेशन को कई लाख डॉलर अमेरिका की तरफ से, यूएस एड की तरफ से दिए गए चैरिटी के नाम पर। अमेरिका, आप सोच के मत इतना हैरान हुई, वो इतना मूर्ख तो है नहीं कि उसको ये पता नहीं है कि फाला इंसानियत फाउंडेशन किसके साथ जुड़ी है। उसको सब पता था, लेकिन उसको ये सब पता होने के बावजूद भी वो भारत के खिलाफ ये गतिविधियों को अंजाम देता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि फाला इंसानियत फाउंडेशन जब काम कर रही थी, इसी दौरान पाकिस्तान की आईएसआई ने 2 बड़े महत्वपूर्ण काम और किए। उन्होंने सबसे पहले एक व्यक्ति को नर्चर किया। उस व्यक्ति का नाम था तबिश कयूम। तबिश कयूम नाम का ये जो व्यक्ति है, इसने पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस किया। इसने मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस करने के बाद 2014-15 में एक थीसिस लिखी। थीसिस में इसने बताया कि किस प्रकार से इस्लामिक स्टेट का जो संगठन है वो जमातुद दावा के खिलाफ है। इस थीसिस में उसने बताया कि किस प्रकार से जमातुद दावा को बेसिकली इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जमातुद दावा क्या था? वो लश्कर तैयबा का ही नया रूप था जो कि 2001 के बाद बना था। इस व्यक्ति की ये थीसिस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से अप्रूव होने के बाद इस व्यक्ति को जमातुद दावा की तरफ से सपोर्ट मिला और जमातुद दावा और आईएसआई ने मिलकर तबिश कयूम के लीडरशिप में 2016 में सबसे महत्वपूर्ण एक इंग्लिश पीरियोडिकल पब्लिश करना चालू करा जिसका नाम था इनवाइट। पाकिस्तान में इनवाइट आज की डेट में वैसे ही चलता है जैसे भारत में इंडिया टुडे चलती है। अब हुआ क्या कि ये जो इनवाइट नाम का एक पब्लिकेशन निकला जो कि जमातुद दावा बैक्ड, आईएसआई बैक्ड, और जिसमें आर्टिकल्स ज़्यादातर तबिश कयूम के लिखे जाते थे, इसमें तबिश कयूम के साथ साथ एक और व्यक्ति को आईएसआई ने जोड़ा जिसका नाम था सैफुल्ला खालिद। सैफुल्ला खालिद, तबिश कयूम ने मिलकर इनवाइट में आर्टिकल्स लिखने चालू करे। आर्टिकल्स अगर हम पढ़ें तो 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट होती हैं। इन आर्टिकल्स का सारा थॉट प्रोसेस पहली बात तो ये कहता है कि जमातुद दावा को एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान में बनाने के लिए मदद करने की आवश्यकता है। इस इस्लामिक स्टेट का मतलब ये है कि लोगों को कुरान के प्रतीक वापस लेके जाना और उनको बोलना कि कुरान ही बेसिकली हमारा एक गाइडिंग लाइट है पॉलिटिकल लेवल पर। दूसरी चीज़, इस इनवाइट के आर्टिकल्स की जो टोन थी, जो भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कई अधिकारियों ने भी पकड़ी और इन इनवाइट के इश्यूज़ को लाकर एनालाइज करके जब पढ़ने की कोशिश करी, तो दूसरी चीज़ ये मालूम चली कि इस इनवाइट के अंदर एक बहुत ही चाइना के प्रतीक अनुकूल परिस्थिति बनाने की कोशिश की गई। इनके सारे आर्टिकल्स में 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट थी कि हमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का समर्थन करना चाहिए। इसमें दूसरी चीज़ के ऊपर बार बार ये गौर किया गया कि जमातुद दावा को चीनी नेशनल्स को सिक्योर करना, उनके प्रोजेक्ट्स को बेसिकली समर्थन देना, ये पाकिस्तान के हित में है। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि 2016-17 में जब इस प्रकार का एक नैरेटिव गढ़ा गया और इंटेलेक्चुअल क्लास को फोकस किया गया कि जिसके तहत एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, इसके बाद ये हुआ कि 2017 में आईएसआई के कहने पर तबिश कयूम और सैफुल्ला खालिद की लीडरशिप में उस समय हाफिज़ सईद के साथ बैठकर 2017 के अंदर पाकिस्तान की आईएसआई ने जमातुद दावा को कहकर एक पॉलिटिकल ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम था मिल्ली मुस्लिम लीग। 2017 में ये पहली बार एक ऐसा मिल्ली मुस्लिम लीग करके एक पॉलिटिकल आउटफिट क्रिएट हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट हुई जो कि जमातुद दावा बैक्ड, जो कि आईएसआई बैक्ड थी। और ये पहली बार हुआ कि जब आईएसआई ने इस प्रकार का एक इंडेवर चालू किया। पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्पेस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्पेस में पाकिस्तान से पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमात-ए-इस्लामी और जमात-उलेमा-ए-इस्लामी, ये सारे ग्रुप्स ऑलरेडी थे। लेकिन इन सारे ग्रुप्स के बावजूद 2017 में इन ग्रुप्स को छोड़कर आईएसआई ने अपने सारे के सारे फोकस को ड्राइव किया मिली मुस्लिम लीग की तरफ। चीज़ को समझिए, चीज़ ये है कि 2017 से लेकर आज 2025 है, पिछले लगभग 7 से 8 सालों के अंदर 10 सालों के अंदर आईएसआई की तरफ से एक बहुत अग्रेसिव मुहिम ये चल रही है कि वो पहली बात तो एक अम्ब्रेला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिल्ली मुस्लिम लीग को समर्थन देता है।
मिल्ली मुस्लिम लीग जमात-उद-दावा के अंडर काम करती है। जमात-उद-दावा लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज़ सईद इसको लीड करता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिल्ली मुस्लिम लीग है, इसके तहत बहुत सारे छोटे छोटे संगठन क्रिएट किए गए हैं, जिसमें से एक संगठन था जिसका नाम है मरकाज़ी मुस्लिम लीग, जिससे ये व्यक्ति मौलाना काशिफ अली जुड़ा था, जो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब आप चीज़ को समझिए, आईएसआई की रणनीति क्या है? आईएसआई की रणनीति नंबर 1 ये है कि वो ये इंश्योर कर रहा है कि मिल्ली मुस्लिम लीग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप में पहली बात तो आईएसआई बैक्ड एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जन्म ले। आईएसआई बैक्ड एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में इवेंचुअली एक फ्यूचर पॉलिटिकल पार्टी बने, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई को पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमात इस्लामी, जमात उलेमा-ए इस्लामी, इन सब से भरोसा उठ चुका है। अब पाकिस्तान इस मुहिम पर आ गया है, इस जंक्चर पर आ गया है कि पाकिस्तान आज की डेट में एक ऐसा गेम खेल रहा है कि उसको ये चाहिए कि खुद की बैक्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, और वो पॉलिटिकल पार्टी के पास एक आर्म्ड विंग हो लश्कर ए तैयबा जैसा, जिसके तहत वो पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्पेस को पाकिस्तान में कैप्चर कर पाए। इसके तहत मिल्ली मुस्लिम लीग की लीडरशिप में ये जो छोटे छोटे ग्रुप, जैसे कि मरकाज़ी मुस्लिम लीग, जिसको उसने खैबर पख्तूनवा में बनवाया, खैबर पख्तूनवा के स्वाबी गांव में, जहां पर ये व्यक्ति मौलाना काशिफ अली बैठकर पब्लिक लेवल पर प्रोपोगेंडा कर रहा था, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर लोगों को एकजुट कर रहा था, वहीं पर वो खुदा को प्यारा हो गया। आने वाले समय में पाकिस्तान की आईएसआई इस गेम पर काम कर रही है, और गेम ये है कि वो एक नया पॉलिटिकल आउटफिट क्रिएट करेगी। मिल्ली मुस्लिम लीग उसका एक स्ट्रैटेजिक टूल है। इस मिल्ली मुस्लिम लीग में अब पाकिस्तान की आईएसआई आने वाले समय में आप देखेंगे कि लश्कर ए तैयबा, जमात-उद-दावा से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, इनको वो तुरंत जो है पॉलिटिकल रोल्स में ट्रांसफॉर्म करके पॉलिटिशियंस बनाएगी। लेकिन इसका खमियाजा भारत पर सबसे बड़ा ये है कि अगर पाकिस्तान इस रणनीति में सक्सेसफुल रहती है, और वो रणनीति की वो मिल्ली मुस्लिम लीग को एक पॉलिटिकल फोर्स आने वाले 10 सालों में बना के खड़ा कर देती है, तो ये खमियाजा इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है कल को, क्योंकि भारत के अंदर भी जिस प्रकार से मुस्लिम मोबिलाइजेशन किया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, इससे पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का, ये रणनीतियाँ अपनाकर यही मॉडल को कल को भारत के अंदर पाकिस्तान की आईएसआई फिर से रेप्लिकेट करेगी। और ये चीज़ हम ऑलरेडी कश्मीर घाटी में एक मिनिएचर लेवल पर कश्मीर के हाल ही के चुनाव में जो लोकसभा के 2024 के हुए, और जो 2024 के अंत में जो कश्मीर घाटी में उस समय वहाँ के विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ पर इसका एक ग्लिम्स देख चुके हैं कि बहुत सारे जमाते इस्लामी बैक्ड कैंडिडेट्स और कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनका इतिहास रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों से वो जुड़े रहे हैं, उनको बैक कर कर चुनाव जितवाने का काम। और याद रखिए कि ये आर्क जो है सिर्फ कश्मीर घाटी में नहीं, इस समय आईएसआई का फोकस है जिसको हम कहते हैं कश्मीर प्लस पंजाब, केपी प्रॉब्लम। आज आईएसआई इस समय पंजाब अंदर भी उसने यही रणनीति अपनाकर यही रिजल्ट प्राप्त किए हैं। आप दोनों पैरेलल्स को ड्रॉ करके समझने की कोशिश कीजिए कि जो एक्सपेरिमेंटेशन आईएसआई पाकिस्तान के अंदर कर रही है, उसी एक्सपेरिमेंटेशन के मिनिएचर लेवल को वो भारत के अंदर पंजाब और कश्मीर में रेप्लिकेट कर रही है। आज अगर ये पंजाब और कश्मीर में रेप्लिकेट होकर सक्सेस प्राप्त कर रहा है, तो इसके बाद इसका अगला टारगेट होगा उत्तर प्रदेश, इसका अगला टारगेट होगा इसके बाद महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो यहाँ पर इस परिस्थिति को हमें बहुत गंभीर तरीके से लेना है। बाकी जहाँ तक हमारे लोकप्रिय अननोन गनमैन की बात है, वो अपना कार्य करते रहेंगे, आईएसआई अपनी कोशिश करती रहे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इनको अल्लाह से जितना जल्दी हो सके इनकी मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।